आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आज हैदराबाद के बाहरी इलाके में भारत फ्यूचर सिटी में अमेज़न वेब सीरीज के डेटा सेंटर की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि उसकी सरकार राज्य को देश और दुनिया के लिए विकास के एक मॉडल के तौर पे स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। वही रेवंत रेड्डी ने कहा कि सरकार की सेक्टर खास नीतियां, जिसमें तेलंगाना राइजिंग 2047 फ्रेमवर्क और हेल्थ व एजुकेशन के लिए खास योजना शामिल है, राज्य में ग्लोबल इन्वेस्टर्स को आकर्षित कर रही है। उन्होंने कहा कि नीतियों में सुस्ती और मंजूरी व इंसेंटिव देने में मनमाना तरीका अपनाने से राज्य को कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए हमने इन्वेस्टर्स की मुश्किलों को कम करने के लिए सेक्टर खास नीतियां बनाई है। यह कार्यक्रम तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 2025 में AWS और राज्य के बीच हुए एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के बाद हो रहा है, जिसके तहत AWS से 60,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का वादा किया गया है। रेड्डी ने बताया कि अमेज़न ने 14 सालों में 7 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करने का वादा किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि उस राज्य के लिए काफी नहीं होगा जो 2034 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर और 2047 तक 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। भारत निर्वाचन आयोग ने तेलंगाना में मतदान सूची के विशेष गहन संशोधन यानी SIR के कार्यक्रम में बदलाव किया है और घर घर जाकर गणना करने की समय सीमा को 3 अगस्त तक बढ़ा दिया है। इससे पहले बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा घर घर जाकर दौरा करने का काम 24 जुलाई तक किया जाना था। पोलिंग स्टेशनों को तर्कसंगत बनाने या उसकी व्यवस्था में बदलाव का काम 3 अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा और वोटरों की ड्राफ्ट लिस्ट 10 अगस्त को जारी की जाएगी। वोटर 10 अगस्त से 9 सितंबर तक अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। सभी आपत्तियों को निपटारा 8 अक्टूबर तक किया जाना है, जिसके बाद 12 अक्टूबर को अंतिम वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। पिछले शेड्यूल के अनुसार वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट 31 जुलाई को पब्लिश किया जाना था। आपत्तियां दर्ज करने के समय 31 जुलाई से 30 अगस्त तक तय किया गया था और आपत्तियों का निपटारा 28 सितंबर तक किया जाना था। फाइनल वोटर लिस्ट 1 अक्टूबर को पब्लिश की जानी थी। सीनियर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के ट्वीट पर बीजेपी नेता करुणासागर ने कहा कि पी चिदम्बरम का बयान राजनीतिक मकसद से प्रेरित और कानूनी तौर पर गुमराह करने वाला है। 106वें संविधान संशोधन के तहत संसद और विधानसभा में महिलाओं को पहले ही 33% आरक्षण दिया जा चुका है, लेकिन इसे लागू करना संवैधानिक प्रक्रियाओं जैसे जनगणना और परिसीमन से जुड़ा है। परिसीमन की संवैधानिक प्रक्रिया यह पक्का करने के लिए है कि भारत के हर नागरिक को संसद और विधानसभा में सही प्रतिनिधित्व मिले और यह कोई साजिश नहीं है। वहीं आगे उन्होंने यह भी कहा कि संघवाद और राज्यों के अधिकारों को लेकर आशंकाएं फैलाने के बजाय विपक्ष को रचनात्मक बहस करनी चाहिए। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी ने आज हैदराबाद शहर के उर्दू मीडियम के छात्रों को MIM पार्टी हेडक्वार्टर में एजुकेशन किट और स्टडी मटेरियल बांटे। इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस साल 11,000 से ज़्यादा छात्रों को एजुकेशन किट दी जाएगी। इस मौके पर मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मजलिस चैरिटी एजुकेशन ट्रस्ट में योगदान दिया। मैं उन सभी से, खासकर हमारी बेटियों से जिन्हें आज ये किट मिलेगी, अपील करता हूँ कि वे अपनी पढ़ाई पूरी करें। हमारा मानना है कि मुस्लिम लड़कियों को अपनी पढ़ाई ज़रूर पूरी करनी चाहिए। और आप जानते हैं कि इन उर्दू मीडियम मदारिस में गवर्नमेंट के ज़्यादा पढ़ने वाले, उनका ताल्लुक़ मुस्लिम अक़लियत से है और ये दुनिया पर आया है कि मुसलमान तालीम के मैदान में बहुत कमज़ोर है और ख़ुद हुकूमत के आदाद व शुमार ये बात बताते हैं कि दलित आदिवासियों के बाद अगर सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट रेट किसी का है तो मुसलमानों का है और ख़वातीन में, बच्चियों में सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट रेट अगर किसी दलित मुसलमान आदिवासियों का है तो मुसलमानों का है। तो ये सब चीज़ें मरहूम क़ायद सालार मिल्लत के सामने थीं, इसीलिए सालार मिल्लत ने इस स्कीम का आगाज़ किया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मजलिस चैरिटीज़ एजुकेशन रिलीफ ट्रस्ट का क़याम अमल में लाया और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 21 साल से बड़ी कामयाबी के साथ ये एजुकेशन किट की तक़सीम अमल में लाई जा रही है। शहर हैदराबाद के करीब 10 असम्बली हल्के जात में जहाँ जहाँ हुकूमत के उर्दू मीडियम स्कूल्स है वहाँ पर ये स्कीम दिया जाता है, एजुकेशन किट दिया जाता है जिसमें एक बैग होता है, लॉन्ग बुक्स होती हैं और 6ठी जमात से 10वीं जमात
कि तलबा और तालिबात को ये एजुकेशन किट दिया जाता है, गाइड सेट्स दिए जाते हैं। 6ठी जमात से 9वीं जमात और 10वीं जमात एसएससी के इम्तिहान में जो तलबा और तालिबात लिखते हैं उनको इम्तिहान की फीस भी दी जाती है और 10वीं जमात के इम्तिहान से 2 महीने पहले कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि बिदादी टाउनशिप का काम एचडी कुमारस्वामी लाए थे, उन्होंने ही जमीन अधिग्रहण शुरू किया और इसका नोटिफिकेशन जारी किया। वह यह प्रोजेक्ट डीएलएफ को देना चाहते थे, इसलिए डीएलएफ ने लगभग 400 करोड़ रुपए दिए, फिर उन्होंने पैसे वापस ले लिए। यह प्रोजेक्ट एचडी कुमारस्वामी और बीजेपी का है। वे 5 से 6 टाउनशिप बनाना चाहते थे। यहाँ 9000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है। उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया। उन्होंने 25 लाख रुपए प्रति एकड़ देने का फैसला किया। मैंने बस इसे आगे बढ़ाया है। मैं इसे वापस नहीं लेना चाहता या रद्द नहीं करना चाहता, क्योंकि यह मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। अगर मैं इसे डी नोटिफाई करता हूं तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। पहले 70% गांवों ने पैसे ले लिए हैं। मैं किसी किसान को अपनी ज़मीन देने के लिए मजबूर नहीं करता। हम कुमारस्वामी के आदेशों को ही आगे बढ़ाएंगे। मैं किसी किसान को परेशान नहीं करना चाहता। हालांकि कुमारस्वामी ने आदेश दिया था कि गांवों को भी दूसरी जगह बनाया जाए, लेकिन मैंने आदेश दिया कि किसी भी गांव को दूसरी जगह नहीं बसाया जाएगा। मैं इस पर एक कमेटी बनाना चाहता हूं। या तो मैं अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ चर्चा करूंगा या कुछ पूर्व जजों, कमेटी या विधायकों के साथ। कुमारस्वामी ने कहा है कि वह मुझे जेल भेजेंगे। मैं उनका स्वागत करता हूं। मैंने जेल देखी है, मुझे पता है कि क्या चल रहा है और इसकी पृष्ठभूमि क्या है। कर्नाटक काउंसिल में विपक्ष के नेता चलावादी नारायण स्वामी ने 2025 आईपीएल भगदड़ में जान गंवाने वाले फैंस के बारे में कहा कि यह सरकार की गलती है। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और पूर्व उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार दोनों ने गलतियां की। भगदड़ में 11 लोगों की जान चली गई। उन्होंने कहा था कि इसमें पुलिस की कोई गलती नहीं है। अब उन्होंने 5 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। 2025 आईपीएल भगदड़ में जान गंवाने वाले फैंस के बारे में बीजेपी एमएलसी एन रवि कुमार ने कहा कि यह सही नहीं है। सरकार ने गलत कदम उठाया है। भगदड़ में 11 युवाओं की मौत हुई। सरकार इसमें शामिल है। देखिए, ये ठीक नहीं है। ये गवर्नमेंट बहुत रॉन्ग स्टेप ने लिया है। उस समय 11 लोग, 11 स्टूडेंट्स, वो भी युवा बच्चे मरे हैं स्टैम्पेड में। इसलिए उनके फेर में कौन रॉन्ग किया? क्यों मरे 11 लोग, 11 युवक क्यों मरे? किनका मिस्टेक से ऐसा डेथ हुआ? किसके ऊपर आप एक्शन लेंगे? कुछ भी नहीं, कार्रवाई नहीं करेंगे। इसलिए ये गवर्नमेंट मिस्टेक किया है। गवर्नमेंट भागीदार है इसमें। इसलिए गवर्नमेंट के मिनिस्टर क्या था उस समय, उनके बारे में एक्शन होना था, वो नहीं हुआ। और पुलिस वालों का ऊपर कौन अधिकारी था, उसके ऊपर एक्शन होना था, वो भी नहीं कर रहा है। इसलिए ये गवर्नमेंट बिल्कुल रॉन्ग कर रहा है। इसको बीजेपी खंडन करते हैं। एक इवेंट में बिना मर्जी के गलत तरीके से फिल्माए जाने पर महिला एवं बाल विकास मंत्री बिंदु कृष्णा ने कहा कि एक व्यक्ति ने देखा कि प्रोग्राम के दौरान कोई मेरे चेहरे को छोड़कर मेरे शरीर के हिस्से को जूम इन कर रहा था, तो उसने दखल दिया और उसे डिलीट करने को कहा। उसने डिलीट करने का नाटक किया। बाद में वो उसके सोशल मीडिया पेज पर दिखा और हमने दखल दिया तो तुरंत उसे डिलीट कर दिया और माफ़ी भी मांगी। मैंने प्रेस मीट में यह मुद्दा उठाया इसलिए ताकि यह दिखाया जा सके कि कुछ लोगों की सोच कैसी है। मैं एक मंत्री हूँ, फिर भी उसने जूम इन करने की हिम्मत कैसे की? सरकार इसे गंभीरता से ले रही है। निश्चित रूप से हमारे पास सख्त कानून होने चाहिए। हाल ही में इंस्टाग्राम रील्स पर देखा गया कि कई पब्लिक प्रोग्राम में आने वाले एक्टर्स को मोबाइल फ़ोन वगैरह का इस्तेमाल करके गलत तरीके से जूम इन किया जाता है। हम ऐसे कई मामले देख रहे हैं। असल में वे लोगों की पर्सनल आज़ादी और पर्सनल स्पेस में दखल दे रहे हैं। वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसके लिए कानून होना चाहिए। हम कानून के दायरे के बारे में सोचेंगे।
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि 2014 से पहले देश में कई घोटाले हुए, जैसे कॉमनवेल्थ घोटाला, चारा घोटाला, कोयला घोटाला। इसलिए 2014 में जनता ने यूपीए सरकार को हटाकर प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता में लाया। इन 12 सालों में देश ने तरक्की की है। कांग्रेस गरीबी हटाओ का नारा देती थी, लेकिन क्या गरीबी हटी? गरीब तो हट गए पर गरीबी नहीं हटी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल में 32 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है। मोदी सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दे रही है। कि पीएम हो या सीएम हो या मंत्री हो, अगर वो आरोपी होते हैं, आपराधिक मामले आते हैं, तो उनकी स्वतः ही कुर्सी खत्म हो जाएगी। विपक्ष इस पे कई तरह की बात कर रहा है कि ये तो राजनीतिक दुर्भावना की वजह से लाया जा रहा है। आप इसको कैसा मानते हैं? इस बिल को लेकिन सरकार लाने की तैयारी में है, जो किसी के पास है, पीएम हो या सीएम हो, अगर मामला तो देखिए अभी पीएम कौन है? मोदी जी है, बराबर है। तो जो खुद ही ऐसे बिल को लाना चाहते हैं, तो इसका मतलब उनको बेदाग है। अगर उनको इतनी भर भी कोई ऐसा डर होता कि इसके अंदर कल उठकर निर्णय लेने के बाद कुछ तकलीफ हो सकती है, तो वो क्यों लाते? 2014 वाली बात के ऊपर मैं नहीं जाने वाला था, लेकिन 2014 से पहले 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ, चारा घोटाला, गोबर घोटाला, कोयला घोटाला, कितने घोटाले अब हर रोज बड़े पूरे फ्रंट पेज में हम वही पढ़ते थे। और इसलिए 2014 को यूपीए कांग्रेस सरकार को जनता ने हटा दिया, मोदी जी को लाया। आज मैं बताऊंगा 2014 के बाद 2026 12 साल में इथेनॉल E20 फ्यूल के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाने वाली कथित भ्रामक पोस्ट को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स के खिलाफ FIR दर्ज किए जाने पर ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस नवींद्र चंद्र रेड्डी ने कहा कि मिली शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। FIR में शामिल लोगों के नाम और पोस्ट की प्रकृति के साथ साथ कुछ लोगों द्वारा की गई अश्लील या अपमानजनक टिप्पणियों का भी जिक्र है। पुलिस अभी इस मामले की जाँच कर रही है। साइबर पुलिस स्टेशन नागपुर शहर में इस मामले में ऑफेंस रजिस्टर किया गया है, जो कंप्लेंट आई थी उस बेसिस पे। और उस कंप्लेंट में जो भी जिनके नाम दिए गए उनके ऊपर या उन्होंने जो पोस्ट किया है उस पर जो अश्लील कमेंट्स किए कुछ लोगों ने, या गाली गलौज के टाइप के कुछ कमेंट्स किए गए, उसका जो आशय उसमें दिया गया है FIR में, और ऑफेंस रजिस्टर किया गया है। इस बात की जो इन्वेस्टिगेशन है साइबर पुलिस स्टेशन आगे कर रही है। सर, उनको बुलाया जा सकता है? अभी ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जो भी प्लान ऑफ एक्शन इन्वेस्टिगेशन का होगा वो आपको बताएगा। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी किसी भी हाल में परिसीमन बिल पास कराने की पूरी कोशिश कर रही है। मोदी सरकार परिसीमन के बाद देश की संवैधानिक व्यवस्था के मूल ढांचे को खत्म करना चाहती है। न तो बीजेपी और न ही RSS संविधान को मानते हैं। हमें भरोसा है कि चाहे DMK हो, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, UBT हो या शरद पवार, वे उनका साथ नहीं देंगे। तो सच तो बात है, कोई भी हालत में ये बिल पारित करने के लिए डिलिमिटेशन का उसकी पूरी कोशिश बीजेपी कर रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। RSS और नरेंद्र मोदी की सरकार ये डिलिमिटेशन के बाद देश की संवैधानिक व्यवस्था के मूल ढांचे को ही तोड़ना चाहती है। और इसलिए उनका जो मकसद है कि ये संविधान RSS को भी एक्सेप्ट नहीं है, ना बीजेपी को एक्सेप्ट है, और उसी आधार पर संवैधानिक व्यवस्था तोड़ने की कोशिश वो पूरी तरह कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि DMK हो या उद्धव ठाकरे की सेना हो या शरद पवार जी हो, इनके इसमें नहीं जाएंगे। बिल्कुल है, मैंने आपको कहा कि महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे देश में परिस्थिति ऐसी बनी हुई है कि किसान परेशान है, बारिश नहीं है, दुष्काल की स्थिति है, महंगाई बढ़ा दी है सरकार ने, और राम मंदिर का जो इशू है, ये इससे बीजेपी और RSS के बारे में लोगों में एक गुस्सा है, और उसको डाइवर्ट करने की कोशिश इस पॉलिटिकल व्यवस्था के आधार पे वो करना चाहते हैं। लेकिन ये कदापि इनका ये मकसद पूरा नहीं होगा। और मुझे लगता है कि ये जो इशू है, इशू डाइवर्ट करने की ये कोशिश वो लोग कर रहे हैं।
साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दी इजाज़त, बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।